ये जो आज रामलीला मैदान की जो धरती है ना, ये क्रांति की और परिवर्तन की धरती है। यहाँ से अगर रामदेव ने आंदोलन किया तो मोदी जी बैठ गए, अन्ना हजारे ने किया तो केजरीवाल बैठ गया। इस देश की धरती पर जयप्रकाश जी आए तो उन्होंने सत्ता बदल दिया। कहीं ना कहीं ये सत्ता परिवर्तन और कहीं ना कहीं क्रांति की धरती है। और इस धरती से जब भी कोई कामयाब आंदोलन होता है तो राजनीति में, देश में परिवर्तन लाता है। आरएसएस की दरिया बिछानी बंद करो, मंदिर में घंटा बजाना बंद करो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए सभी शोषित और वंचितों को लेकर और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो और इस सरकार से छीनो, ये देने वाली नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय यदुवंशी के अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी हैं और बात करना चाहेंगे कि जैसे कि आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव में भाजपा कह रही है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम इस बार भी जो है पूर्ण बहुमत से जो है पूरी सत्ता से जो है जनता के समर्थन के साथ फिर से आने वाले 2024 में। वही विपक्ष जो है इन सब चुनौतियों को लेके कह रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। 2004 में जो आपकी हालत की गई थी, इस बार भी जो है 2024 में वो हम कर देंगे। इसी मुद्दे पर 2024 को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यादव जी मौजूद है, बात करेंगे। सर, भाजपा कह रही है 2024 में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और वही विपक्ष कह रहा है कि 2004 वाला हाल कर देंगे। तो क्या लग रहा है, क्योंकि भाजपा जो है एक बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ब्रांड माना जाता है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा ठीक कह रही है, गलत कहाँ बोल रही है वो, क्योंकि उनके पास ईवीएम है। हम वोट साइकिल पे देंगे लेकिन वोट तो हमारी कमल पे जाएगी, जो 14 से अब 23 के अंदर चल रहा है। तो उसी भरोसे के ऊपर ही तो देश की मीडिया, आरएसएस वाले और भाजपा के कार्यकर्ता, देश का प्रधानमंत्री और मंत्री, वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 24 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। और विपक्ष को ये पता है कि हम बटे हुए हैं, कोई ईडी सीबीआई मुकदमों से डरे हुए हैं, संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए वो आपस में लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कह रही है मैं अकेली लड़ूंगी, मायावती कह रही है मैं अकेली लड़ूंगी। जब देश के अंदर विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेगा और उनके पास ईवीएम भी है, ईडी सीबीआई है, प्रशासन है और हमारे लोग फंसे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस की ही जो दो चार जो हमारे जैसे ममता जी हैं, उनके मंत्री जी का केस हुआ, उस दिन से वो ममता जी दिल्ली हो गई है, तो मायावती बिल्कुल सुनने पे चली गई है। उनका कारण ये है कि उन्होंने जेल नहीं जाना, उन्होंने संपत्ति बचा के रखनी है, सत्ता बचा के रखनी है। इसलिए बीजेपी ठीक कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। इसीलिए आज मानव काशीराम की जयंती पर हमने एक प्रोग्राम किया, सभी संगठनों को लेकर एक संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से हमने जातिगत जनगणना का मुद्दा और जो ईवीएम से बाबा साहब ने जो संविधान में हमें वोट की ताकत का हक दिया था, वो आज ईवीएम ने खत्म कर दिया। तो उसी वोट की ताकत को बचाने के लिए और देश में जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराकर सबकी हिस्सेदारी, आर्थिक और सामाजिक और राजनीति। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ममता बनर्जी कह रही है एकला चलो, ठीक है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो भी अलग से लड़ेंगे, तो ऐसे फिर अगर विपक्ष एक साथ ही नहीं हो पाएगा तो कैसे फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 2004 वाला हाल जो है बीजेपी का कर देंगे। देखिए, राहुल जी की कोई सुनता नहीं है, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा समर्थन मिला उनको, कुछ उनके अंदर करंट आया है, कार्यकर्ता में करंट आया है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष अगर मिलकर नहीं लड़ेगा या कोई मोर्चा नहीं बनेगा तो ना कांग्रेस आएगी ना विपक्ष आएगी, भाजपा ही आएगी, क्योंकि उनके पास ईवीएम भी है, ईडी सीबीआई और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो क्या राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। कहीं ना कहीं देश के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर धार्मिक लोग हैं जो मुसलमानों को दुश्मन समझे हुए हैं और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदू बनने जा रहे हो। जब चुनाव की बारी आती है तो हिंदू की बात करती है भाजपा। अब चुनाव खत्म हो जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी तो SC है, ये ST है, उस पर अत्याचार अन्याय करते हैं, उसका हक छीन रहे हैं, आरक्षण छीन रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना कराकर हिस्सेदारी दे दो हमें, वो नहीं करा रही है कोई भी सरकार। कहीं ना कहीं ये लोग जो है हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ना ये देश पहला हिंदू राष्ट्र था, ना कभी बना सकता है, ना ही किसी ग्रंथ में लिखा हुआ। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने इसको क्रांति दी है, सभी लोगों ने इसको आज़ादी में हिस्सेदारी दी है और आज़ादी के बाद भी दे रहे हैं। तो फिर हमें हिंदू खतरे में तो कभी था ही नहीं, क्योंकि हिंदू शब्द है ही नहीं और ना ही कभी धर्म खतरे में। देखिए, अगर आप किसी पार्टी को चला रहे हो तो आपका भी ख्वाब होता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं और वो होना भी चाहिए।
आज हमारा ख्वाब है कि किसी तरीके से हम अपने बहुसंख्य समाज के हक अधिकार को दिलाएं, उनकी वोट की ताकत बचाकर हम लोग अपनी वोट की ताकत से सत्ता में पहुंचे। ये तो हमारा भी सपना है, लेकिन हमारा सपना जो है जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक हम भारतवर्ष के पूरे बहुसंख्य समाज के लोगों को एक एकजुट करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यादव समाज के कुछ लोग यादव जो हैं वो आधे भाजपा में भी है और आधे इधर भी है, तो किस तरीके से आप जो है उनको साथ ला पाएंगे? खाली यादव की बात नहीं है, इस देश में जितनी भी जातियां 6,743 जातियां हैं, वो सब की सब जातियां की पार्टियों में अलग अलग में सब गए हुए हैं। ये नहीं है कि कोई यादव गया हुआ। यादव एक जो है थोड़ा सा तरक्की कर गया, उसका जो है बड़े भाई के रूप में रोल रहा हमेशा शोषित और वंचितों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता है कि SC ST को अगर यादव से लड़ा दोगे तो ये बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, कि यादव SC के साथ नहीं खड़ा होगा तो SC पिटेगा तो उसका कोई साथ नहीं देगा, इसलिए यादव के खिलाफ खड़ा कर दो इनको। तो ये एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है और इस षड्यंत्र में वो कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। SC ST से लड़ रहा, OBC माइनॉरिटी से लड़ रहा। इसलिए मैं ये इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, खासकर OBC के लोगों को जो बड़े भाई के रूप में, RSS की दरिया बिछानी बंद करो, मंदिर में घंटा बजाना बंद करो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए सभी शोषित और वंचितों को लेकर और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो और इस सरकार से छीनो, ये देने वाली नहीं है। और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर ईमानदारी से सत्ता की तरफ चलो। लग रहा है आपको बैलेट पेपर से चुनाव होगा? ये जो आज रामलीला मैदान की जो धरती है ना, ये क्रांति के और परिवर्तन की धरती है। यहाँ से अगर रामदेव ने आंदोलन किया तो मोदी जी बैठ गए, अन्ना हजारे ने किया तो केजरीवाल बैठ गया। इस देश की धरती पर जयप्रकाश जी आए तो उन्होंने सत्ता बदल दिया। कहीं ना कहीं ये सत्ता परिवर्तन और कहीं ना कहीं क्रांति की धरती है, और इस धरती से जब भी कोई कामयाब आंदोलन होता है तो राजनीति में देश में परिवर्तन लाता है। राजनीति की शुरुआत है ये। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जनसभा हो रही है कहीं ना कहीं आने वाले समय में भविष्य में कहीं ना कहीं आप जो है सरकार का तख्ता पलटने वाले हैं? क्यों नहीं पलटेंगे? जब 75 वर्ष से हमारा हक अधिकार छीना, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, ये जितना छीन रही है उसने भी नहीं छीना था उतना। तो इसलिए हम अपने हक अधिकार को अगर नहीं बचाएंगे तो हमारी तो जो समाज में कभी आपकी बारी थी, कभी आपकी है, कभी मेरी है, तो हम तो सब पिटेंगे। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो हमें कोसेंगे, आने वाले टाइम में महापुरुषों के जो है वो हमें देख के कहेंगे कि हमने इनके लिए लड़ाई लड़ी थी, अपना संघर्ष किया था, इतने ऐसे परिवार दांव पे लगाया, ऐसे हमने जो है सामंतवाद से लड़ाई लड़ी थी, इनको हक दिया, संविधान दिया। आज यही जो उसको पीछे ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हम सब लोग जागरूक हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, एकजुट होने की जरूरत है। जिस दिन बहुसंख्य समाज के संगठन, बहुसंख्य समाज के नेता एक मंच पे आ जाएंगे, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कांग्रेस बीजेपी की जो बहुसंख्य समाज की मांग ना मानने और बहुसंख्य समाज को सत्ता पे जाने से रोक सके। वो डरे हुए हैं, उनकी सरकार कमजोर हो रही है। लोग वर्ल्ड के अंदर जो है मोदी जी को घेर रहे हैं, उनकी जो है सरकार को घेर रहे हैं। लोगों के अंदर महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और हमारी मीडिया जो गोदी मीडिया वो पाकिस्तान में पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हुई। अरे हमारा भी तो जो 600 रुपए का सिलेंडर था आज 1100-1150 रुपए का हो गया। आज सब्जियां 100, 200 रुपए किलो बिक रही। लोग तो कह रहे हैं ना कि अगर 10,000 का भी सिलेंडर हो जाएगा हम लेने को तैयार, और महंगाई है कहाँ? तो वो बोल रहे हैं ना जो देश को लूट रहे हैं, जो सारी सरकारी संस्थानों को लूट गया, गेल बेल रेल जेल बस अड्डा हवाई अड्डा तेल LIC बैंक सब लूट लिए। तो वो वही तो लोग हैं जो बोल रहे हैं हम तो इतने का ले लेंगे, उन्होंने तो लूट रखा है पैसा। आप किसी गरीब बहुसंख्य से पूछिए ना, जिसके घर में चूल्हा है तो लकड़ी नहीं है, सिलेंडर है तो गैस नहीं है, हैं? रोटी कैसे खाएगा, आटा नहीं है, 1,000 रुपए महीने में कमा रहा है, 2,000 रुपए महीने में कमा रहा है, कैसे? जनसंख्या को मोदी जी ने राशन भी तो फ्री दिया है ना। राशन फ्री देने का मतलब ये तय हो जाता है कि देश में आज 140 में 80 करोड़ लोग भूखमरी के कंगार पे है। इसका मतलब ये देश जो है पूरे वर्ल्ड में इसकी छवि खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि 80 करोड़ की राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप? 80 करोड़ को शिक्षित करो, उनको स्वास्थ्य का फ्री दो, उनको रोजगार दो। शिक्षा भी तो दे रहे हैं ना, योग्यता अनुसार जो है नौकरी भी मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है, डिजिटलाइजेशन। कहाँ नौकरियां हैं? कहाँ नौकरियां हैं? लेटर एंट्री से डायरेक्ट लगा रहे हैं वही ब्राह्मण समाज के लोग, वही बनिया समाज के लोग। हमारा बच्चा जो है UPSC परीक्षा में मेरिट में आता है, इंटर में निकाल दिया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में वही जज लग रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी। देश तो विश्व गुरु बन रहा है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग हैं। देश ना पहले विश्व गुरु था और ना आज है। इस देश को विश्व गुरु बहुसंख्य समाज के लोग जिस दिन सत्ता पर आएंगे, जिस दिन सब एकजुट होंगे, हिंदू मुसलमान के और मंदिर मस्जिद के से अलग हटकर मानवता भाईचारे के साथ जिस दिन पूरा देश का 140 करोड़ लोग चलेगा, तो इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज इस देश की स्थिति ये है कि वर्ल्ड में इसकी छवि खराब हो चुकी है। कहीं ना कहीं अडानी से खराब हो, भूखमरी बेरोजगारी के मामले में हो,
तो कहीं ना कहीं आज जरूरत है इस देश के प्रधानमंत्री को बहुसंख्य समाज के इन मुद्दों को हल करने की, और अगर नहीं कर सकता है तो हम इसको संगठन और बटन की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये हमने अभी आज, तो आपने कहा ना ईवीएम है, तो आप कैसे उखाड़ेंगे? आप समझे नहीं, हम ईवीएम पे ही तो आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा हमारे बैनर में देखिए ना आप, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ। उसी मुद्दे के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं 24 तक ये पूरे देश में गांव गांव तक जाएगा, लोगों को साथ लेंगे और बड़ा मूवमेंट खड़ा कर कर इस सरकार को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने पर मजबूर करेंगे हम लोग। भाजपा अपने आप रुक जाएगी। आज ईवीएम हटा दो, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, भाजपा की 100 सीटें भी नहीं आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, जहाँ भाजपा नहीं जीतती है वहां आप कहते हैं कि वहां पर ईवीएम का मतलब कि यूज नहीं हुआ, और जहां भाजपा जीत जाती है वहां ईवीएम का, मतलब आप लोग ही खुद ही कंफ्यूज। देखिए देखिए, ऐसा है, जो सत्ता में बैठा होता है ना उसको बैलेंस बनाना पड़ता है, ताकि जनता के अंदर एक तरफा मैसेज ना जाए। अगर आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल की हवा थी, अगर वहां पर वो ईवीएम सेट कर देते तो दिल्ली की जनता कहती है कि ईवीएम पे सेटिंग कर दी ने, और ईवीएम का मुद्दा गर्म हो जाता। पंजाब के अंदर बीजेपी की 2 सीट थी, कभी आई नहीं 2 से ज्यादा, तो उसको पता है हम सत्ता में नहीं आना, हमें कांग्रेस को हराना, उन्होंने आम आदमी को सपोर्ट कर दिया, ईवीएम की जरूरत नहीं पड़ी लगाने की। अब हिमाचल के अंदर कांग्रेस को दे दिया ताकि हम और 3-4 राज्य हम ले लेंगे। ये एक बैलेंस बनाकर ये देश का प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहा है। राजनीति हो रही ईवीएम का आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम ही उनकी नाभि में, उनकी जान ईवीएम में है। इसलिए वो ईवीएम के मुद्दे की वजह से 1-2 राज्यों के अंदर बैलेंस बनाकर जहां कांग्रेस की सत्ता है वहां उनको दे देते हैं, या आम आदमी को खड़ा कर देते हैं। ये ही चल रहा है। पर वही मोदी जी संसद में कहते हैं ना 140 करोड़ की जनसंख्या का कवच लेके घूम रहे हैं, और पूर्ण बहुमत से जिताएगी वो देखो, 2024। कवच तो वो लेके घूम रहा है जो देश की सीमा पर खड़ा हुआ, जो अपने परिवार बच्चों से हटकर ही देश की रक्षा कर रहा है, दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारा कवच है। जो किसान है, जो अन्न पैदा कर 6-6 महीने में पेट भरता है, वो हमारा कवच है। चौकीदार भी तो चौकीदार तो लूट रहा है अभी, कहता मैं बिना बिना पैसे की चौकीदारी कर रहा हूँ। फिर अडानी अंबानी क्यों कहाँ चले गए, गेल बेल लेल साहब क्यों बेच दिया? हमने तो, उसने तो कहा था मैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हो रहा है ना। अरे आप फिर क्या बात कर रहे हो आप? प्राइवेटेशन होते ही किसकी नौकरियां जाएंगी? कौन से बच्चे डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस बनने से रुकेंगे? वो हमारे तो रुकेंगे। वही षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्राइवेटेशन का मतलब होता है उसमें कोई SC ST OBC का आरक्षण का कॉलम नहीं रहेगा, सीधा प्राइवेट में अप्रोच से जाएगा। हमारा जाएगा तो 15,000 रुपए में नौकरी करेगा वहां पर, अब ले रहा है 80,000 रुपए, सुविधा मिल रही है, वहां फिर सुविधा भी खत्म हो जाएगी, तो कैसे हम हो गए ना गुलाम? वही उसी तरफ ले जा रहे हैं। यही हमारी लड़ाई है कि अब हमें बेवकूफ बनाना बंद करो धर्म के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के। अब हमें हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए, और ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। लग रहा है हिस्सेदारी मिल पाएगी? हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर नहीं मानते आपके ईवीएम के मानते तो हमारे पास क्या है, बाबा साहब हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, त्याग तपस्या बलिदान किया था, उसी पे चलकर हम लोग भी त्याग तपस्या बलिदान करेंगे, और हम अपने लोगों को जगाएंगे। किसके रास्ते पे चल रही है? ये मनुवाद के रास्ते पर चल रही है, RSS के रास्ते पर चल रही है। धर्म का नाम लेकर लोगों को गुमराह करिए, आपस में लड़ाने का काम करिए। और क्या हो रहा है यहाँ पर, और देश में क्या हो रहा है? क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 80 करोड़ एकदम से अमीर हो जाएंगे, उनको खाना मिल जाएगा, क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, ना धर्म से मिलेगी, ना हिंदू राष्ट्र से मिलेगी, उससे बीजेपी को सत्ता मिलती है, इसलिए वो उसकी बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे विजेंद्र यादव जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा, बड़े तर्क वितर्क के साथ जो है बीजेपी पर एक कह सकते हैं कि हमला भी जो है इन्होंने किया है, कि जो बहुजन समाज है, अगर वो जो ये ईवीएम का जो मुद्दा है, ईवीएम को अगर नहीं हटाएगा तो ये बहुजन समाज 2024 में उनको, बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका जो है देने वाला है, और तख्ता पलट जो है करने वाला है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।